नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने यूट्यूब चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। संगम काल ये सुदूर दक्षिण भारत का जो इलाका है उसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही एक इसकी भाषा है वो क्लिष्ट है, टफ है और थोड़ा याद करने में मुश्किल रहता है, मैं समझता हूँ। पर आपको क्या है कि फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे, इससे हम अलग हो नहीं सकते। क्योंकि जो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने को मतलब है कंपटीशन को निकालना, न कि किसी चीज़ को डिग्री हासिल करना, या फिर अपने को लिखित में कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। कंसेप्ट बहुत कम आते हैं और फैक्ट ही इससे पूछे जाते हैं। तो यदि हम चेर, चोल और पांड्य राज्यों के बारे में जानना चाहें विस्तार से, है ना, तो उनको मैप के माध्यम से सीख सकते हैं। परंतु उनसे अपने को काम चलने वाला नहीं है, कहानियों से एकमात्र काम चलने वाला नहीं है। अपने को ये फिक्स है, जो तथ्य हैं वो रटने पड़ेंगे, चाहे बार बार पढ़ना पड़े। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे एक वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखें। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी कहानियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न आएंगे वो हम आसानी से सोल्व कर देंगे, कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा। तो बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों संगम काल के बारे में, और मैं कोशिश करूँगा आपको ठीक से समझाने की। संगम काल भी आपको क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है, ये भी मैं बताऊँगा। जो ज़रूरी है उनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए याद रखें, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। यानी जो तमिल भाषा है उसका प्राचीनतम साहित्य, उसको किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के नाम। संगम का अर्थ होता है वैसे मिलन। जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, मिले थे, संगम हुआ था, और उन्होंने वहाँ पर जो साहित्य की रचना की थी वही संगम काल है और वही संगम साहित्य है। तो संगम तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य क्या है? संगम साहित्य। संगम का अर्थ संघ या परिषद होता है, दे ही रखा है सब कुछ। तो संगम का अर्थ क्या होता है? या तो संघ होता है या फिर परिषद होता है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के जनजीवन की झांकी मिलती है, यानी दक्षिण भारत कैसा था, उसकी झांकी कैसी थी, वो हमें देखने को मिलती है। अब संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। यानी संगम साहित्य पढ़ेंगे उसमें 3 अपने को क्या मिलेंगे? राजवंश मिलेंगे। चोल, चेर और पांड्य। पांड्य सुदूर दक्षिण में था, और चोल है वो जैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ था, और चेर है वो अरब सागर की तरफ था। इसमें चेर का सबसे अधिक उल्लेख है, यह सबसे प्राचीन राजवंश था। पर अपने को बस इन बातों से लेना देना है कि सबसे अधिक उल्लेख किसका हुआ है? चेर राजवंश का हुआ है। सबसे प्राचीन कौन सा था? चेर था। समझ रहे हो बात को? पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, और ये जो 3 संगम आयोजित किए गए ना, यहाँ पर 3 संगम, 3 जो मिलन हुए वो कौन से शासकों के संरक्षण में हुए? पांड्य शासकों ने उनको संरक्षण दिया, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। और जो यहाँ लोग इकट्ठे हुए, इनका संगम हुआ, जो साहित्य रचा गया उसे क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। अब ये प्रथम संगम है वो मदुरा में हुआ, द्वितीय संगम है वो कपाटपुरम में हुआ, और तृतीय संगम है वो उत्तरी मदुरा में हुआ। याद रखना है, प्रथम संगम कहाँ हुआ? मदुरा में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। और तृतीय संगम का हुआ उत्तरी मदुरा में आयोजित किया गया। तीनों संगमों की कुल अवधि 9,950 वर्ष मानी जाती है। इन टाइम पीरियड कितना माना? 9,950 वर्ष। और 197 पांड्य राजाओं ने इनको संरक्षण दिया। 197 पांड्य राजा थे इनको संरक्षण दिया। प्रथम संगम का कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। जो 3 संगम हुए ना, उनमें प्रथम संगम जो हुआ उसका कोई ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। तृतीय संगम के भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए, लगभग नष्ट हो गए हैं।
लेकिन अवशिष्ट तमिल साहित्य के तीसरे संगम से ही संबंधित है। यानी जो कुछ मिला है ना वो तीसरे संगम से ही संबंधित है। अब है तोलकाप्पियम, द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। यानी द्वितीय संगम का कोई उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है तो उसका नाम है तोलकाप्पियम। क्या नाम है? तोलकाप्पियम, जो द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है, इसका नाम है तोलकाप्पियम। इसके रचनाकार कौन है? तोलकाप्पियर है। बहुत सरल है। तोलकाप्पियम के रचनाकार कौन? तोलकाप्पियर, जो अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है। यहाँ अगस्त्य ऋषि का नाम कैसे आया कि उत्तर भारत से यदि आर्य संस्कृति को लेकर के गए, दक्षिण भारत में लेकर गए, तो कौन थे वो? अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि ही यहाँ पर जो तमिल चेर चोल पांड्य की बात कर रहे हैं, दक्षिण सुदूर दक्षिण की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो गंगा, जैसे कहते हैं ना गंगा नदी को लेके गए, तो गंगा, दूसरी गंगा जैसे कावेरी कहते हैं, उनको लेकर गए। तो अगस्त्य ऋषि थे जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को लेकर के गए थे, और इनके 12 शिष्य थे। इनके 12 शिष्यों में से एक थे तोलकाप्पियर, जिन्होंने क्या लिखा था? तोलकाप्पियम लिखा था, जो दूसरे संगम से संबंधित है। और यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। जो तोलकाप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये बात सीधी सीधी पूछी जाती है कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किस में है? तो तोलकाप्पियम में है। ऐसे अपने को याद रखना है, तो तमिल साहित्य अपने लिए बहुत सरल हो जाएगा। जो प्रश्न आएंगे वो अपन आराम से कर लेंगे। तिरुकांपुलियर चेर चोल पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। यानी जो तीनों राज्य थे उनका संगम स्थल कौन सा था? तिरुकांपुलियर तीनों का क्या था? संगम स्थल था। तमिल संगम का सर्वप्रथम उल्लेख है अगपोरुल 8वीं सदी के भाष्य की भूमिका में मिलता है। जो तमिल संगम है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख लिखा हुआ कहाँ मिलता है? अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में मिलता है। अगपोरुल की भाष्य की भूमिका में। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। यह बात संगम साहित्य से ही पता चलता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य ने किया था। संगम साहित्य का काल रामशरण शर्मा के अनुसार 300 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। रामशरण शर्मा इनका टाइम पीरियड बताते हैं 300 से 600 ईसा के बीच का। संगम साहित्य की 2 मुख्य विषय वस्तु है। यानी इनका जो मुख्य विषय वस्तु क्या है? 2 है। एक तो है अहुम और एक है पुरम। इसका संबंध प्रेम से है और इसका संबंध युद्ध से है। तो तमिल कहो या सुदूर दक्षिण भारत के लोग कहो, या तो ये करते थे प्रेम या करते थे युद्ध। यानी लड़ाकू जाती थी, तमिल वाली लड़ाकू जाती थी। जैसे आजकल फिल्मों में भी देख सकते हो, जो साउथ मूवी होती है उसमें एक्शन ज़्यादा दिखाया जाता है। अपने को लगता है ना कि इनमें अलग ही क्या है, ये जो लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करने की कला है। तो एक तो इसमें ये योद्धा प्रवृत्ति थे दक्षिण भारत के, और एक इनमें प्रेम भी बहुत कूट कूट के भरा होता है। तो ये 2 याद रखने हैं, प्रेम और युद्ध। तो अहुम का मतलब होता है संबंध प्रेम से है, और पुरम का मतलब युद्ध से है। 10 कविताओं का संग्रह पत्तू पत्तू तीसरे संगम के दौरान लिखा गया। एक 10 कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है पत्तू पत्तू, ये तीसरे संगम के दौरान लिखा गया। तो 10 कविताओं का संग्रह को क्या कहते हैं? पत्तू पत्तू कहते हैं। एक बार इतना याद रखो, पत्तू पत्तू क्या है? 10 कविताओं का संग्रह है। 10 गीतों के संग्रह में नकीरर द्वारा लिखी गई नेडुन अल वद्दे में पांड्य राज्य ने नेडुनजेलियन व उनकी रानी का वर्णन है। ये याद रखो। एक है 10 गीतों के संग्रह में नकीरर द्वारा लिखी गई है क्या? नेडुन अल वद्दे में पांड्य राजा ने नेडुनजेलियन व उसकी रानी का वर्णन किया है। 10 गीतों के संग्रह में नकीरर ने क्या लिखा कि नेडुन अल वद्दे में पांड्य राजा ने नेडुनजेलियन व उनकी रानी का वर्णन किया है।
नेदुनजेलियन व उनकी रानी का वर्णन है किसमें? नेदुन अल वद्दे में। नेदुन अल वद्दे में। नेदुन अल वद्दे में क्या है? नेदुनजेलियन व उसकी रानी का वर्णन है। ये 10 गीतों का संग्रह है, नकीरर द्वारा लिखी गई है। रुद्रन कनार द्वारा लिखित पतिन पल्ले भी पत्तू पत्तू की एक कविता है। जो 10 कविताओं का संग्रह है ना, पत्तू पत्तू, उसी में से क्या है? पतिन पल्ले। और ये किसके द्वारा लिखी गई? पतिन पल्ले। ये रुद्र कनवार द्वारा लिखी गई। तो याद रखो, रुद्र कनवार द्वारा लिखी क्या है? पतिन पल्ले। यह फुहार कावेरी नदी पर पट्टनम पर लिखी गई। रुद्र कनार द्वारा लिखित पतिन पल्ले कहाँ लिखी गई? फुहार कावेरी नदी पर लिखी गई। संगम साहित्य में 8 गीतों के एक संग्रह को एतु तोके कहा जाता है। 8 गीतों का संग्रह है जिसे क्या कहते हैं? एतु तोके। इसमें 8वां गीत पुरनारू सबसे प्रसिद्ध है। इसमें कपिलार, अवे, कोवूर, किलार सहित 150 कवियों की कविताओं का संग्रह है। किसमें? पुरनानूरू में। कपिलार, अवे, कोवूर, किलार सहित 150 कवियों का कविताओं का संग्रह है। इतना याद रहे नहीं रहे, संगम साहित्य में 8 गीतों के संग्रह को क्या कहते हैं? एतुतोके कहते हैं। और 8वां गीत क्या है? पुरनानूरू। इतना याद रख लेना। इन कविताओं में तमिल सामाजिक इतिहास की झलक मिलती है। एतुतोके के चौथे संग्रह पदिरुपन्नू में 10 कविताएं हैं। इसमें 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। 18 लघु गीतों का एक संग्रह है जिसे क्या कहते हैं? पडिन किल्किन्नक्कू कहते हैं। इनमें तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया तिरुकुरल या कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है। ये याद रख लेना। जो तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया क्या है? तिरुकुरल या कुरल, ये तमिल दर्शन ग्रंथ है। ये सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ भी है। तो सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ कौन सा है? तिरुकुरल या कुरल। तिरुकुरल या कुरल किसने लिखा? तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया। तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया। तिरुकुरल या कुरल किसके द्वारा लिखा गया? तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया। सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है, दर्शन ग्रंथ है। तिरुकुरल को तमिल बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। जो कुरल है या तिरुकुरल है उसको तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। शिल्पाधिकारम व मणिमेखले संगमकालीन महाकाव्य है। जैसे अपने यहाँ रामायण और महाभारत है, वैसे ही दक्षिण के क्या है? शिल्पाधिकारम मणिमेखले महाकाव्य है। और शिल्पाधिकारम में क्या है? शिल्पाधिकारम में क्या है कि एक तो कोवलन है और एक उसकी पत्नी कणगी है। कोवलन और कणगी, कोवलन है वो बहुत अच्छा व्यापारी होता है और कणगी है वो भी बहुत अच्छी व्यापारिक घराने से होती है। दोनों की शादी हो जाती है और बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तभी कोवलन है वो एक माधवी नामक गणिका से प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और वो कणगी को भूल जाता है और सारा धन उस माधवी नामक महिला पर लुटा देता है और अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता और वो इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसको कणगी याद आती है, कणगी के पास जाता है। कणगी फिर भी उसको पति वर्ता नारी है और उसको अच्छी शिक्षा देती है कि आप अच्छे व्यापारी के पुत्र हो, आप अपने व्यापार को वापस स्थापित कर सकते हो। और कणगी क्या कहती है कि आप मेरे से पास धन है यानी आभूषण है, नुपुर है, जो पैरों में पहनने के बहुत महंगे नुपुर है। या तो वो वहाँ के राजा था उसकी रानी के पास थे या फिर ये कणगी के पास थे, वो ले लो और आप अपना व्यापार वापस स्थापित करो। तब कोवलन ने किया कि हाँ, तो मेरी अच्छी शान शौकत और क्या है इमेज रही है, तो यहाँ तो नहीं कर सकता पर अपने को दूर जाना पड़ेगा। तो मदुरा जाते हैं और मदुरा में व्यापार शुरू करने के लिए किसी जोहरी के पास वो नुपुर देने जाते हैं। और तभी उसी दिन संयोग से क्या होता है कि जो वहाँ का राजा है उसकी पत्नी का जो नुपुर है वो गायब हो जाता है और उसके लिए राजा बहुत बड़ा धन रखता है कि यदि नुपुर मिल जाए किसी के पास
तो राजा उसको बहुत बड़ा धन देगा। तभी वो जो जौहरी के पास कोवलन आता है नूपुर बेचने के लिए, तो जौहरी की नज़र उस पर पड़ जाती है कि इस गरीब के पास ये इतना महंगा नूपुर कहाँ से होगा, ये चोरी का ही होगा। वो उसको राजा के पास ले जाता है और राजा उसको कुछ नहीं सुनता, कोवलन के पास जो नूपुर होता है वह ले लेता है और कोवलन को मृत्युदंड दे देता है। तभी ये बात कणगी तक पहुंचती है कि कोवलन को तो ऐसे ऐसे राजा ने मृत्युदंड दिया है। कोवलन और कणगी दौड़ करके आती है राजा के पास और अपना नूपुर दिखाती है, और उसी समय उस चीज़ को बर्दाश्त राजा नहीं कर सकते, राजा की मृत्यु हो जाती है। और फिर कणगी बाहर शहर की तरफ दौड़ती है, अपनी जो पति की मृत्यु हो गई उनकी व्याकुलता में, और श्राप देती है किसको, मधुरे को, और मधुरा पूरा जल करके राख होने लग जाता है। तभी आवाज़ आती है कि कणगी, जो राजा ने दंड दिया उसने भुगत लिया है, अब तो क्या है, जनता है जो निर्दोष है, इसको माफ़ करो। तो कणगी उसको माफ़ कर देती है। इसी प्रकार आगे फिर कणगी की पूजा भी प्रारंभ होती है, और कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि कोवलन ने कणगी की पूजा प्रारंभ की। तो कणगी जो पत्नी के रूप में पूजी जाती थी। और फिर क्या है कि कोवलन और जो माधवी थे उनकी एक एक पुत्री भी थी, जो जिसका नाम था मणिमेखले। वो भी इस कहानी को सुन करके और अपना जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है, बौद्ध संगम में चली जाती है। तो इस प्रकार ये स्टोरी है। स्टोरियों से ज़्यादा कुछ नहीं, आपको क्या याद रखना है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे पढ़ते हैं, शिल्पादिक्रम का नायक कौन था, कोवलन था। इसका मेन हीरो कौन है, शिल्पादिक्रम का। जैसे रामायण में राम, शिल्पादिक्रम में कौन, कोवलन। माधवी नवगणिका पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी कणगी के पास, पत्नी कणगी के पास आता है। कोवलन व कणगी मदुरा के लिए रवाना होते हैं। मदुरा में कोवलन पर रानी की नूपुर एक पायल चुराने का झूठा आरोप लगता है। राजा कोवलन को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। कणगी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कोवलन को मृत्युदंड देने की गलानी में राजा की मृत्यु हो जाती है, और कणगी के शाप से मदुरा जलकर राख हो जाता है। शिल्पादिक्रम का लेखक जैन है। लेखक कौन है, जेल, यानी जेल लेखक है। प्रोफेसर मेहनडाले ने शिल्पादिक्रम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडेसी कहा है। तो मेहनडाले ने शिल्पादिक्रम को तमिल काव्य का क्या कहा है, इलियड कहा है, और मणिमेखले को ओडेसी कहा है, ओडेसी, इलियड ओडेसी। मणिमेखले में कोवलन व माधवी की बेटी मणिमेखले कणगी से प्रेरणा लेकर अंत में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। मणिमेखले का लेखक मदुरा का बौद्ध अन्य व्यापारी शीतले सतनार था। मणिमेखले का लेखक कौन है, शीतले सतनार। मणिमेखले का लेखक कौन, शीतले सतनार था। इसकी कथा दार्शनिक व शास्त्रार्थ बातों के ताने बाने में बुनी गई है। तो मणिमेखले का लेखक मदुरा का बौद्ध अन्य व्यापारी शीतले सतनार था। ओवियार तथा नचेलियर संगम काल की दो प्रसिद्ध कवित्रियां हैं। तो संगम काल की दो प्रसिद्ध कवित्रियां भी है, ओवियार तथा नचेलियर। पत्तू पत्तू कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है। पत्तू पत्तू क्या है, कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है। पटिन पाले भी कावेरी पत्तनम पर लिखी एक लंबी कविता है। इसकी रचना रुद्र कन्नार ने की थी। पटिन पाले की रचना किसने की, रुद्र कन्नार ने। परिपादाल 70 गीतों की एक संगमकालीन चयनिका संग्रह है। परिपादाल 70 गीतों की एक संगमकालीन चयनिका संग्रह परिपादाल। 5 प्रमुख महाकाव्य हैं यहाँ पर, शिल्पादिक्रम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वल्यपति और कुंडलकेशी। 5 प्रमुख साहित्य संगम काल के, शिल्पादिक्रम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वल्यपति और कुंडलकेशी।
प्रमुख संगम साहित्य कौन कौन से हैं ये याद रखना। एक तो है तोलकापियम जो लिखा तोलकापियर ने, फिर है शिल्पादिक्रम नूपुर की कहानी वाला जो लिखा इलंगो आदिगल ने। किसने लिखा? इलंगो आदिगल ने। फिर है मणिमेखले ये लिखा शीतले सतनार ने। मणिमेखले किसने लिखा? शीतले सतनार ने। एक है जीवक चिंतामणि जो लिखा तिरुवंतक देवार ने। जीवक चिंतामणि किसने लिखा? तिरुवंतक देवार ने। कुरल सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है जो लिखा तिरुवल्लुवर ने लिखा कुरल। एहनानूरू ये लिखा रुद्र शर्मन ने। और मरुग रूपाध्याय ये लिखा नकीरर ने। तो इस प्रकार ये संगम साहित्य और रचनाकार तोलकापियर है, शिल्पादिक्रम का इलंगो आदिगल है, मणिमेखले शीतले सतनार है, और जीवक चिंतामणि का चिरंतक देवार है, कुरल का तिरुवल्लुवर है, एहनानूरू रुद्र शर्मन है, और मरुग रूपाध्याय का नकीरर है। तो दोस्तों इसको एक दो बार रिपीट करोगे, ध्यान से रटोगे पढ़ोगे तो याद होगा, और जरूरी भी है याद करना। संगम कवि कपिलर को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। कपिलर ने कलितोखे और कुरिंज पातु नामक ग्रंथ लिखे थे। मामूलनार नाम तमिल कवि ने नंदों में मौर्यों का उल्लेख किया है। जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब भी कहा जाता है। नचिर रवि कन्यर ने संगम कृतियों पर टीका लिखी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा बोर हो जाओगे। ये तो थोड़ा इसकी भाषा क्लिष्ट है, पर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले मैं देखता था यूट्यूब पर, तो संगम काल का कोई ऐसा वीडियो नहीं था, ऐसे ही जैसे स्टोरी बता दी काम चल गया, परंतु फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं अलग अलग। इस प्रकार प्रत्येक फैक्ट को अपने को याद रखना ज़रूरी है, इसलिए ये 1 या 2 3 वीडियो बने, इनको बहुत ही ध्यान से बार बार देखना। आपका कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से, नेट हो फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। प्लीज़ दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों।